नमस्ते। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही शानदार अध्याय आविन्यों में। इस पूरी चर्चा में हम ना सिर्फ परीक्षा के लिहाज से जरूरी रटने वाले तथ्यों को कवर करेंगे, बल्कि अशोक वाजपेयी जी के इस बेहतरीन ललित निबंध की जो एकदम गहरी साहित्यिक फिलॉसफी है उसे भी डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सफर का खाका कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले अशोक वाजपेयी जी का एक छोटा सा परिचय, फिर उनकी प्रमुख रचनाएं और सम्मान। उसके बाद हम चलेंगे दक्षिण फ्रांस के खूबसूरत शहर आवेन्यू। वहां ला शत्रुज में उनके 19 दिन कैसे बीते वो देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे नदी और कविता के उस जादुई संगम की। चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, अशोक वाजपेयी जी का परिचय। अब देखिए, परीक्षा के समय अक्सर लेखक का नाम और विधा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो इसके लिए एक मजेदार ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन कीजिए एक सांप को जिसे चोट लगी है और उसका लाल खून बह रहा है। इस लाल खून से हमें याद रहेगा कि अविन्यो एक ललित निबंध है। अब दर्द में वो सांप अपने दोस्त बाज को बुला रहा है, अविन्यो अविन्यो। तो इस बात से क्लिक करेगा वाजपेयी यानी अशोक वाजपेयी। और उनके माता पिता का नाम बहुत आसान है, बस प्रेमानंद बाबा याद कर लीजिए। पिता का नाम प्रेमानंद वाजपेयी और माता का नाम निर्मला देवी। है ना कमाल का तरीका। अब जरा इनकी जीवन यात्रा पर नजर डालते हैं। जन्म हुआ 1941 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, लेकिन असल में वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अब जैसे हम में से बहुत लोग पढ़ाई के लिए गांव से शहर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने भी सागर विश्वविद्यालय से अपना बीए किया। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने। मतलब एक छोटे शहर से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, उनकी प्रमुख रचनाएं और उन्हें मिले सम्मान। अब ये वाला हिस्सा परीक्षा के लिए एकदम क्रूशल है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। वाजपेयी जी ने अपने जीवन में लगभग 3 दर्जन यानी 36 किताबें प्रकाशित की हैं। इनमें से कुछ बेहतरीन रचनाएं हैं, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, थोड़ी जगह, कुछ पूर्वाग्रह, कविता का जनपद और मुक्तिबोध। और अगर पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और यहां तक कि फ्रेंच सरकार का ऑफिसर अवार्ड भी मिल चुका है। ये सारे नाम एकदम जुबान पर रटे होने चाहिए। चलिए अब थोड़ा भूगोल बदलते हैं और चलते हैं दक्षिण फ्रांस के एक बेहद खूबसूरत शहर आविन्यो। अब यहां दिमाग में एक बड़ा दिलचस्प सवाल आना चाहिए। आखिर एक भारतीय लेखक ये निबंध लिखने से पूरे 10 साल पहले फ्रांस के इस शहर आविन्यो गया ही क्यों था? मतलब ऐसा क्या था वहां जिसने उन्हें अपनी तरफ खींचा? तो बात यह है कि वो वहां कोई आम पर्यटक बनकर नहीं गए थे। उन्हें दुनिया के मशहूर निदेशक पीटर ब्रुक ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। वहां एक बहुत बड़ा थिएटर फेस्टिवल होने वाला था, जिसमें महाभारत का एकदम भव्य नाटक खेला जाने वाला था। और यही बात साबित करती है कि आविन्यो कला और संस्कृति का कितना बड़ा वैश्विक केंद्र है। और ये चीज यहाँ के भूगोल और इतिहास को बड़े शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ है एविन्यो, जो किसी जमाने में पोप की राजधानी हुआ करता था और जहां हर साल फ्रांस का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होता है। और दूसरी तरफ रोन नदी के ठीक पार बसा है एक छोटा सा एकदम शांत गांव विलेनो, जिसे बिलन्नो भी कहते हैं। मजे की बात यह है कि फ्रेंच शासकों ने इस गांव में एक किला बनवाया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो नदी के पार एविन्यो में बैठे पोप पर चुपचाप नजर रख सकें। इतिहास का ये एंगल काफी रोचक है ना। अब आते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे रचनात्मक दौर पर। ला शात्रुज में बिताए गए वो 19 दिन। तो आविन्यो में ईसाई धर्म का एक बहुत पुराना 14वीं सदी का मठ था, ला शात्रुज। फ्रांसीसी क्रांति तक इसका इस्तेमाल होता था। वाजपेयी जी को इसी ऐतिहासिक और एकदम शांत जगह पर रुकने का मौका मिला। और अंदाजा लगाइए वो अपने साथ क्या क्या ले गए थे। कोई बहुत भारी भरकम सामान नहीं, बस एक हिंदी टाइपराइटर, पढ़ने के लिए 3-4 किताबें और सुनने के लिए संगीत के कुछ टेप, बस इतना ही। अब इस नंबर को दिमाग में फिक्स कर लीजिए, 19। वो इस एकांत मठ में पूरे 19 दिनों तक रहे। और इसके बाद जो नंबर आता है वो है 35। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। सिर्फ 19 दिनों के अंदर उनके भीतर रचनात्मकता का ऐसा जबरदस्त विस्फोट हुआ कि उन्होंने 35 कविताएं लिख डाली। क्या आप सोच सकते? और बात यहीं खत्म नहीं होती, 27। उसी छोटे से समय में उन्होंने 27 गद्य रचनाएं भी पूरी कर दी। मतलब हम में से बहुत से लोग तो 1 महीने में अपना रोजमर्रा का काम मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, और उन्होंने 3 हफ्ते से भी कम समय में इतना सारा साहित्य रच दिया। ला शत्रुज के उस शांत माहौल का ये सचमुच एक जादुई असर था। वैसे रचनात्मकता का ये जादू सिर्फ वाजपेयी जी के साथ नहीं हुआ। आविन्यो को फ्रांस का कला केंद्र ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। महान चित्रकार पिकासो की जो बेहद मशहूर पेंटिंग है ना, ला मादामोजेल दे आविन्यो, वो भी इसी शहर पर आधारित है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आविन्यो ने दुनिया भर के कलाकारों को कितना गहरा प्रभावित किया है। चलिए अब थोड़ा ठहरते हैं और अपने आखिरी लेकिन सबसे गहरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, नदी और कविता का संगम।
जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। लेखक रोन नदी के किनारे बिल्कुल अकेले शांत बैठे हैं। नदी का पानी लगातार बह रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पानी एकदम रुका हुआ है और वो खुद नदी के साथ बहते चले जा रहे हैं। उस सन्नाटे में उन्हें अचानक विनोद कुमार शुक्ल की एक बहुत प्यारी सी कविता याद आती है, नदी चेहरे लोगों की। ये वो पल था जहां प्रकृति का बहाव और कविता की गहराई दोनों एक हो गए थे। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि उन्होंने नदी और कविता की कितनी खूबसूरती से तुलना की है। देखिए, जैसे रोन नदी ना जाने कहाँ से पानी इकट्ठा करती है और एक अनंत प्रवाह में बहती रहती है ना? बिल्कुल वैसे ही एक कविता भी ना जाने कहाँ से अलग अलग अनुभवों से शब्द इकट्ठा करती है, और फिर वो कविता भी समय की सीमाओं को पार करते हुए हमेशा के लिए बहती रहती है। और इसी के साथ हम इस गहरे विचार पर पहुंचते हैं, जैसी तुम कविता हो वैसी मैं भी हूं। ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, जो बताती है कि प्रकृति के प्रवाह और कलात्मक रचना में कोई फर्क नहीं है, सब आपस में जुड़े हैं। तो इस पूरी फिलॉसफी को समझने के बाद एक सवाल पीछे छूट जाता है, क्या आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम कभी रुककर उस नदी और कविता जैसी निरंतरता को, उस ठहराव को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं? सोचिएगा जरूर।